I welcome you all to learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम करने वाले हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के assertion and reasoning based questions. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले एंड करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट, जिसमें हमारे पास assertion है that principles of management are universally applicable. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, कोई भी हो. सो रीजन में आया दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल असर्शन में भी यही बात कही गई कि यूनिवर्सली वैलिड होने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड रीजन में भी यही समझाया गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें दिख गया है, दैट इज ए, कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड both the statements are accurate for each other and it is appropriate reason for assertion. Clear हुआ इतना? Let's come to your question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में assertion कहता है. अच्छा, एक बार पॉइंट्स को रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब both the statements are correct, assertion भी ठीक हो, रीजन भी ठीक हो, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है ए. एंड व्हेन इट इज द सिचुएशन जब assertion ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, बट एज अ स्टेटमेंट, वो एज अ स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दे आर नॉट एक्यूरेट फॉर ईच अदर, देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी. और जब दोनों में से कोई एक करेक्ट हो या एक रॉन्ग हो, देन वी ऑप्ट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. ठीक है, लेट्स कम टू अगेन योर क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सेज दैट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिजेंट. जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो कॉन्टिजेंट है. कॉन्टिजेंट का मतलब है कि वो चेंज होती रहती है और अकॉर्डिंग टू फ्यूचर पता चलता है हमें. ठीक है ना, फ्यूचर में उसका पता चलेगा कि वो ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी. दैट मीन्स कि इट इज फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, देन रीजन आया हमारे पास, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट अ रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली. सो यहाँ पर रीजन में आया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड. यस, ये बात ठीक है, व्हिच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो रिजिड है आपको फॉलो करने ही करने हैं. दे आर फ्लेक्सिबल, वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम. तो यहाँ पर जो रीजन दिया गया वो इस असर्शन के लिए करेक्ट नहीं है. एज अ स्टेटमेंट अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो इट इज वेरी ट्रू, बट यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा करना पड़ेगा? बी करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट एक्यूरेट फॉर द असर्शन. ठीक है, लेट्स कम टू our question number 3, which says that the managerial principles help the management to come out with the methods that help in reducing wastage. कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें ऐसे एक्शंस बताते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेस्टेज रिड्यूस कर पाए. एंड रीजन कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. अब रीजन ने कह दिया कि वो तो मॉडिफाई ही नहीं हो सकते. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं है, वो तो बिल्कुल मॉडिफाई हो सकते हैं. तो यहाँ पर रीजन जो है वो एज अ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और फॉर असर्शन तो रॉन्ग है ही है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता है सी, जो कहता है ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, which says that the principles of management help the manager in taking decisions based on the objectives of the situation. की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं. बिल्कुल सही बात है. अब रीजन कहता है मैनेजरियल डिसीजंस मस्ट बी टाइमली एंड रियलिस्टिक. अब इसीलिए क्या होता है कि जो मैनेजमेंट डिसीजंस है वो जल्दी भी होने चाहिए और रियलिस्टिक भी होने चाहिए. तो इस चीज में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो बिल्कुल एक्यूरेट बातें हैं दोनों एक दूसरे के लिए. अब एक्यूरेसी के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? ए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है यहाँ पर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क इज द वर्कफोर्स इन द वर्कफोर्स अमंगेस्ट द वर्कर्स विद एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सेग्रीगेटिंग का मतलब है कि डिवाइड कर देना. यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम वर्कफोर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो काम है वो प्रॉपर्ली हो पाएगा. बिल्कुल सही बात है. एंड नेक्स्ट पॉइंट में रीजन में हमें कह दिया डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अगर हम वर्क में, अगर हम काम में डिवीजन करेंगे तो इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन. यहाँ पर भी यही कहा गया, असर्शन में भी हमें यही समझाया गया कि सेग्रीगेटिंग ऑफ वर्क अगर हम करते हैं, वर्कफोर्स को डिवाइड कर देते हैं तो काम प्रॉपर्ली हो पाएगा. एंड रीजन में भी हमें यही बताया गया कि सेग्रीगेटिंग को आप डिवीजन ऑफ
वर्क कहते हो। तो करेक्ट आंसर अब मुझे सोचकर बता देना कौन सा होगा। मैम करेक्ट आंसर हो जाता है ए। चलिए let's come to your question number 6 which says that in an organization there should be a chain of superiors from the ultimate authority to the lowest। अब क्या होता है कि हमें कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी सुपीरियर को कांटेक्ट करना चाहते हो तो देयर शुड बी अ चेन, कि यहाँ से इस पर्सन को बात जाएगी, फिर इस पर्सन को, फिर इस पर्सन को, देन इट विल गो टू द सुपीरियर। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देन रीजन कहता है मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी commensurate with their responsibility। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी अथॉरिटी मिली उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। अब बातें तो दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट है, बट वहां पर एकदम से बात हुई कि एक लेवल होना चाहिए, कि एक लेवल के बाद आप सुपीरियर से कांटेक्ट कर पाओ, और यहाँ पर इन्होंने कह दी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वल इक्वल मिलनी चाहिए। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, पर उसके लिए वो रीजन करेक्ट नहीं है, असर्शन के लिए रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है बी, जहां पर कहते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, let's come to your question number 7 which says that there should be one and only one boss for every individual employee। हर एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। बहुत सारे बॉसेस जब हो जाते हैं तो एक एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत जगह से कमांड्स आ जाती हैं। अब इतनी सारी कमांड्स के बाद उसकी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है, वो कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? वही हमारे यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात हमें बताई गई इन द असर्शन। देन रीजन ने बोला if an employee has to follow more than one boss there begins a conflict of interest and can create confusion। कि अगर एक से ज्यादा बॉस को वो फॉलो करेगा तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट भी जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड को ही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। दैट मीन्स ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एज वेल एज R is the correct explanation for A। ठीक है, okay, let's come to question number 8 which says that the managerial activities should be divided into two parts। कहते हैं कि मैनेजरियल एक्टिविटीज जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन में। ये हमने कहाँ पर पढ़ा, कौन से कंसेप्ट में पढ़ा? फंक्शनल फोमेनशिप में हमने ये बात समझी थी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सारी एक्टिविटीज को, ये एक होगी प्लानिंग एंड दूसरा होगा प्रोडक्शन। ठीक है जी, सो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज को। बिल्कुल सही बात, ये हमने फंक्शनल फोमेनशिप से समझी। देन रीजन में हमें बताया गया इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज divided into many small parts and each part is assigned to an expert। कहते हैं कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर स्पेशलाइज्ड पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने यहाँ पर बताई। सो कह रहे हैं कि इन एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर स्पेशलाइज्ड पर्सन को उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ट्रू बात है ये। ठीक है, बट ऊपर जब हमें कहा गया कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जो है दो फंक्शनल फोमेनशिप के रूल्स होने चाहिए, तो यहाँ पर उसका रीजन कहाँ बताया गया? उसके रीजन का तो डिस्कशन ही नहीं किया जा रहा। तो जहाँ पर रीजन का डिस्कशन नहीं किया जा रहा वहां पर करेक्ट ऑप्शन होता है बी, करेक्ट ऑप्शन होता है, जिसमें वो कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दे आर नॉट एक्यूरेट फॉर ईच अदर। Okay, let's come to question number 9 which says that method study make the use of many techniques like process, charts and operations research to achieve the main objective। अब मेथड स्टडी में चार्ट्स भी बनाए जाते हैं, मैप्स भी बनाए जाते हैं और रिसर्च भी की जाती है और ऑपरेशन भी किए जाते हैं ताकि जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, टाइम वेस्ट ना हो। देन रीजन में हमें बताया गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब देखो ऊपर हमें बताया गया कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए मेथड स्टडी यूज किया जाता है और रीजन में हमें वही ऑब्जेक्टिव बता दिया कि वो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए मेथड स्टडी किया जाता है। तो वो ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी। तो ये सारी जो है अचीवमेंट्स के लिए किया जाता है मेथड स्टडी। तो यहाँ पर करेक्ट आ गया, पूरी दोनों बातें करेक्ट आ चुकी हैं। तो करेक्ट आने का क्या मतलब है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, लेट्स कम टू
Our last question, which says that the time study helps in deciding the number of workers to be employed. अब टाइम स्टडी में बताता है कि कितने वर्कर्स आज के टाइम पे चाहिए, एंड फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और कितना खर्चा इतने हमें कॉस्ट में लगेगा और कितना हम उससे बना पाएंगे प्रोडक्ट, और कितने पर्सन को अभी हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, ये टाइम स्टडी हमें बताता है। बिल्कुल सही बात है, टाइम स्टडी यही समझाता है। Then it is the technique to determine the standard time taken by a worker of a reasonable skill and efficiency to perform as well as a well defined job. अब टाइम स्टडी एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है कि एक वर्कर कितना टाइम लेगा इस काम को करने के लिए, और कितना टाइम उसको एक्चुअल में लेना चाहिए, और एक एफिशिएंट वर्कर कितना टाइम लेता है और हमें उसको इतने टाइम के लिए क्या कॉस्ट पे करना है। बिल्कुल करेक्ट बात है एंड बिल्कुल इजी था कि बिल्कुल टाइम स्टडी की यही बात ऊपर हुई, एंड रीजन भी उसके लिए प्रॉपरली एक्यूरेट आ गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ए करके आने वाला है, आई होप। एंड ए इज द करेक्ट आंसर कि असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द असर्शन। क्लियर हुआ इतना? असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस आई होप हर बच्चे को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर इन एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स, एंड आपके लिए किए जाते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, एंड आपके लिए बनाई जाती है पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट्स रिपोर्ट, एंड आपके लिए चैप्टर वाइज सिलेबस भी जो है वो अपडेट कर दिया जाता है, एंड आपके सभी फेवरेट टीचर्स आर हियर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड लास्टली आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट